Assalamu alaikum ji, hope you're doing well. This is Advocate Usman Abid and you're watching the law session. I'm going to start a new series on qatl. ये बहुत ही important topic है. ये chapter 16 of PPC में provided है. chapter 16 दो part में है. The first one is qatl and the next one is hurt. So हम qatl को शुरू कर रहे हैं. ये सेक्शन 299 से स्टार्ट होता है एंड गोज़ अप टिल सेक्शन 331. हम हर एक सेक्शन को इन डिटेल इसमें डिस्कस करेंगे. यहाँ पे एक बात मैं और ऐड कर दूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक लेक्चर में, एक वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर अप किया जाए. ये एक लेंथी टॉपिक है, सो आई विल मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज़ कत्ल के. सो लेट्स स्टार्ट इट जी. सेक्शन 299 से जो कि डेफिनेशंस हैं वो इस चैप्टर के लिए सेपरेट डेफिनेशंस उन्होंने बता दी गई हैं कि जब ये वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होंगे तो इनके मीनिंग्स क्या होंगे. सेक्शन 299 डेफिनेशंस. नंबर 1, एडल्ट मींस अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स. यहाँ पे एडल्ट वो गिना जाएगा इस चैप्टर में कत्ल के लिए, कत्ल के मैटर्स में जिसकी एज 18 ईयर्स से अबव हो, वो एडल्ट होगा. सेकंड थिंग, अर्श ये कंपनसेशन है जो कि हर्ट केसेस में अवार्ड की जाती है. नेक्स्ट वन इज़ ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर मींस अ मेडिकल ऑफिसर और ए मेडिकल बोर्ड. मेडिकल ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड है और मेडिकल बोर्ड भी. डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बोर्ड्स वगैरह, मेडिकल बोर्ड्स वगैरह बनाए होते हैं या जो मेडिकल ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं वो ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर्स कंसिडर किए जाएंगे. प्राइवेट मेडिकल ऑफिस, प्राइवेट डॉक्टर्स वगैरह नहीं. दमान, अब ये दमान भी एक कंपनसेशन है जो कोर्ट की तरफ से अवार्ड की जाती है हर्ट के केसेस में. नेक्स्ट वन, दियत. ये कत्ल से रिलेटेड है. दियत मींस द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 पेएबल टू द हेयर्स ऑफ द विक्टिम. यानी जो बंदा डिसीज्ड होता है उसके लीगल हेयर्स को दियत की कंपनसेशन दिलवाई जाती है जो कि इक्वल टू होती है 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर. इसके इक्वल होती है. ये फेडरल गवर्नमेंट हर साल 1 जुलाई को इसकी वैल्यू बताती है कि 30,630 ग्राम जो सिल्वर है उसके इक्वल कितनी अमाउंट बनती है उस साल के लिए. वो अमाउंट जो फेडरल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए अनाउंस करती है वो लीगल ईयर्स को दिलवाई जाती है एज दियत. नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट मींस प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जहाँ पे भी इस चैप्टर में वर्ड गवर्नमेंट यूज़ होगा तो उससे उसका हमने अंडरस्टैंड करना है कि वो सूबाई गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहा है. नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इकराह ताम मींस पुटिंग एनी पर्सन, यानी किसी आदमी को, किसी शख्स को किसी दबाव में रखना. हिज स्पाउस, उसकी स्पाउस को, और एनी ऑफ हिज ब्लड रिलेशंस विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज. यानी किसी भी बंदे को या उसको या उसके स्पाउस को या उसके जो रिश्तेदार हैं जो कि जिनसे शादी नहीं हो सकती, मसलन खाला, फूफी, चाचा, भाई, ये जो रिश्ते होते हैं जिनके साथ इंसान शादी नहीं कर सकता, वो प्रोहिबिटेड डिग्री में जो क्लॉज करते हैं, यानी उस शख्स को या इनको या उसकी स्पाउस को इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, यानी उनको मारने के लिए उनका खौफ दिला दिया जाए कि हम इनको मार देंगे. और इंस्टेंट परमानेंट एम्पेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या उस बंदे के या उसके रिश्तेदारों के या उसके स्पाउस का कोई जिस्म का कोई हिस्सा काट दिया जाएगा, ये उसको धमकी दी जाए. और इंस्टेंट फियर ऑफ बीइंग सब्जेक्टेड टू द सोडमी और ज़िना बिल जबर, या उसको ये दबाव दिया जाए, उसको ये धमकी दी जाए कि इनके साथ रेप किया जाएगा इनका, या इनके साथ सोडमी कमिट की जाएगी. इस किस्म के जो दबाव किसी बंदे पर डाले जाते हैं और उसको कोई काम करने के लिए कहा जाता है उसको कहते हैं इकराह ताम. याद रखना है, किसी भी बंदे को या उसके स्पाउस को या उसके किसी करीबी ब्लड रिलेशन को ये धमकी देना कि हम इसको मार देंगे, इसको कत्ल कर देंगे, या इनके कुछ जिस्म का हिस्सा काट देंगे, या इनके साथ रेप करेंगे, इस किस्म की धमकी दे के किसी बंदे से कोई काम करवाना उसको इकराह ताम कहते हैं.
नेक्स्ट वन, इकराह नाकिस मीन्स एनी फॉर्म ऑफ ड्यूरेस विच डज नॉट अमाउंट टू इकराह ताम। अब यहाँ पे इकराह नाकिस ये में इसकी डेफिनेशन में ये कहा गया है कि जो हमने बातें इकराह ताम में की हैं उस किस्म के दबाव नहीं, किसी और किस्म का जो दबाव डाल के किसी बंदे से काम करवाना। अब ये और किस्म के दबाव, मसलन किसी को ये कहना कि मैं आपका बिज़नेस ख़त्म करवा दूंगा, आपके घर को आग लगा दूंगा, इस किस्म के, यानी वो दबाव नहीं जो ऊपर इकराह ताम में है, वो सीरियस वाले हैं। उनसे हट के किसी भी किस्म का और दबाव डालना वो इकराह नाकिस में आता है। माइनर, नेक्स्ट वन, माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट एडल्ट, यानी वो अगर 18 साल की एज का बंदा कोई नहीं है तो इस चैप्टर की हद तक उसको माइनर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, कत्ल मीन्स कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी किसी बंदे को उसको मार देना कत्ल कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज किसास मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉन्विक्ट एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टिम, यानी हर्ट के केस में उसी जगह पे सिमिलर पार्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ हर्ट देना, इसको कहते हैं किसास। और बाय कॉजिंग हिज डेथ इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ले अम्द इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम और अवली, या अगर किसी ने दूसरे को कत्ल कर दिया है तो सिमिलर वे में उसको कत्ल करना। किसास इस्लामिक पनिशमेंट है जिसमें कहते हैं कि टूथ फॉर ए टूथ एंड एन आई फॉर एन आई, यानी आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, उसी तरह की हर्ट सेम मैनर पे सेम पार्ट पे देना हर्ट के केस में। और अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो सेम वे में उसको कत्ल करना, इसको कहते हैं किसास। ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन, जो भी पनिशमेंट्स इन सब के अलावा हैं, किसास, दियत, अर्श, दमन के अलावा जो है वो ताज़ीर कहलाएंगी। वली मीन्स अ पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम किसास। अब वली कौन बंदा होगा? अब वली ये वो होते हैं किसी भी बंदे के लीगल एयर्स, जो उसकी इस्लामिक हमारा जो लॉ है, उस हमारा इस्लामिक पर्सनल लॉ है उसमें जो विरासत का हिस्सा रखते हैं, जो वही बंदे सिर्फ उसके वली कहलाएंगे और वही किसास क्लेम करने का राइट रखते होंगे। ये थी जी डेफिनेशंस सेक्शन 299 में, ये बार बार आगे इस कत्ल के पोर्शन में यूज़ होंगी। अब कत्ल अम्द, द फर्स्ट काइंड ऑफ कत्ल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पीपीसी इज़ कत्ल अम्द। अब इसको डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 300 में। ये कहता है whoever with intention of causing death। सो द फर्स्ट थिंग आ गई कि जो कोई भी बंदा इंटेंशन के साथ, नीयत के साथ किसी दूसरे बंदे को मार देगा और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू ए पर्सन, या उसकी नीयत ये होगी कि इस बंदे को मैंने बॉडीली इंजर करना है, इसके जिस्म को हर्ट करना है, ये बात हुई, इस बात की नीयत होगी। यानी नीयत या तो उसको मारने की होगी या उसको इंजर करने की होगी। बाई डूइंग एन एक्ट, किसी अमल के ज़रिए, विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, वो एक ऐसा अमल होगा कि अगर नॉर्मल कोर्स में उसको देखा जाए तो वो करने से बंदा मर जाएगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मिसाल देते हैं कि अगर किसी पे नीयत हो कुल्हाड़ी से किसी पे वार करो, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कुल्हाड़ी का वार अगर किसी पे करेंगे तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। यानी नीयत किसी को कत्ल करने की हो, किसी को मारने की हो, या उसकी बॉडी को इंजर करने की हो, और उसके लिए जो एक्ट किया जाए वो इस नेचर का हो कि नॉर्मल कोर्स में उसको करने से बंदे की मौत वाक़ई हो जाती हो। नेक्स्ट, और विद द नॉलेज दैट दिस एक्ट, या उसको इल्म हो, नॉलेज हो। अब ये इल्म उसका पर्सनल होना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने आके उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। और विद द नॉलेज दैट दिस हिज एक्ट इज़ सो इमिनेंटली डेंजरस, कि उसका ये अमल जो है इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, कि ये उसका एक्ट जो है ये इतना ख़तरनाक है कि इससे डेफिनेटली उस बंदे की मौत वाक़ई हो जाएगी। इस बात का उसको नॉलेज होना चाहिए। कॉजेज डेथ ऑफ सच पर्सन इज सेड टू कमिट कत्ले अम्द।
तो कहा जाएगा अगर उसने वो अमल कर दिया है तो कि उसने उसको कत्ले अम्द किया है। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को अगर हम फिर से देखें तो इंटेंशन होनी चाहिए कि किसी को मारना है, या इंटेंशन ये होनी चाहिए कि किसी को बॉडीली इंजर करना है। उसके लिए जो एक्ट करना है वो इस किस्म का एक्ट होगा अगर के नॉर्मल कोर्स में, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर में उसको किया जाएगा तो बंदे की डेथ वाकई हो सकती है। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने मिसाल दी, कुल्हाड़ी के साथ वार करो, तलवार के साथ किसी पे वार करो, या किसी को शूट करो, तो ऑब्वियसली किसी को आप गन से शूट करोगे तो उसने मरना ही है। नॉर्मल कोर्स में तो यही होता है। और उसको इस बात का नॉलेज भी हो कि ये जो एक्ट वो करने जा रहा है वो इतना ख़तरनाक है कि इससे डेफिनेटली उस बंदे की मौत वाक़ई हो जाएगी, और वो उस अमल को अगर कर देता है तो उसने कत्ले अम्द कमिट कर दी है। ये थी डेफिनेशन कत्ले अम्द की। अब अगर इसकी सेक्शन 301 को देखें, दैट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 300। वो 300 का ही आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सेक्शन 301 कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंटेड, यानी अगर किसी जिस बंदे को मारने की नीयत की हो उसको ना मारा हो, किसी और को भी मार दिया हो, तो वो भी कत्ले अम्द में इंक्लूड होगा, वो कत्ले अम्द ही होगा। कहता है वेयर अ पर्सन by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, यानी वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसकी इंटेंशन और वो जानता है कि किसी बंदे की मौत हो जाएगी। cause it death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, such an act committed by the offender shall be liable for कत्ले अम्द, यानी किसी बंदे ऐसे को मार दिया जिसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, मारना किसी और को था लेकिन मार उसको भी दिया। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा घर से निकला कि मैंने बी को मारना है। अब वो उसके घर पहुंचता है, उसको कोई गुस्सा था बहुत ज़्यादा, घर का दरवाज़ा खुला, बी सामने नहीं था, आगे सी था, उसका भाई था, उसको फायर मार दिया। अंदर गया, उसके घर वाले बाकियों को 2-3 को फायर मार के मार दिया। तो ये जो इंटेंशन उनको मारने की तो नहीं थी, मारना तो उसने बी को था, लेकिन गुस्से में भी आके जिस तरह भी है उसने दूसरे लोगों को मार दिया, उसके फैमिली मेम्बर्स को। तो ये उसका उसकी इंटेंशन उनको मारने की नहीं थी, लेकिन वो कत्ले अम्द में इंक्लूड होगा, ये कत्ले अम्द ही उसने किया है। सो ये था सेक्शन 300 एंड सेक्शन 301 कत्ले अम्द के इंटेंशन के साथ किसी को मारना। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 302 में दी गई है। अब सेक्शन 302 बहुत मशहूर ज़माना एक सेक्शन है, कहते हैं कि किसी टाली तवी अगर 302 लिख दो तो सुख जाती है, ये वो है सेक्शन 302। बेसिकली सेक्शन 302 में पनिशमेंट है कत्ले अम्द की। अब ये सेक्शन 302 कहता है हूएवर कमिट्स कत्ले अम्द शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर बी। अब इसमें 3 किस्म की पनिशमेंट्स बताई गई हैं जो कत्ले अम्द अगर कोई कमिट करता है बंदा तो उसको दी जा सकती हैं। नंबर 1 पनिश्ड विद डेथ एज किसास, यानी उसको डेथ की पनिशमेंट देनी है ए में बतौर किसास, भी किसास के तौर पे। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ मैं कि अगर किसास के लिए प्रूव करना जो होता है कि ये जो इसका एक्ट था इसको इज़ लाइबल टू किसास, यानी इसको बतौर किसास इसको डेथ दी जाए, उसको प्रूव करने का जो तरीका बताया गया है वो सेक्शन 304 में बताया गया है। अब सेक्शन 304 की अगर रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो इस बंदे को कत्ले अम्द की सज़ा बतौर किसास दी जाएगी। अब सेक्शन 304 को अगर देखें तो उसमें 2 रिक्वायरमेंट बताई गई हैं। सेक्शन 304 प्रूफ ऑफ कत्ले अम्द लाइबल टू किसास, ये इसकी हेडिंग है सेक्शन 304 की। अब मैं इसको रूटीन से हट के ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 304 को इसके साथ ऐड करके पढ़ना चाहिए कि किसास की पनिशमेंट डेथ एज किसास कब दी जा सकती है। प्रूफ ऑफ कत्ले अम्द शैल बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, नेमली ए the accused makes before a court competent to try the offence a voluntary and true confession of the commission of the offence, यानी पहली बात तो ये आ गई कि अगर जो एक्यूज़ है
वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास, यानी जिसको उस ऑफेंस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन हो, उस कोर्ट के पास अगर वो कन्फेशन कर लेता है कि जी मैंने इस बंदे को मारा है, इसको मैंने कत्ल किया है, वो आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से विदाउट एनी ड्यूरस एनी प्रेशर अगर ये कन्फेशन करता है तो उसको डेथ एज किसास दी जाएगी, पहली रिक्वायरमेंट। बी, दूसरी सूरत में, बाय द एविडेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत 1984, या दूसरी सूरत ये है कि जो केस है वो आर्टिकल 17 जो कानून शहादत ऑर्डर का है उसके मुताबिक प्रूफ किया जाए। अब उसमें आर्टिकल 17 में विटनेसेस की कॉम्पिटेंस और उसके नंबर से रिलेटेड बताया गया, यानी वो अगर विटनेसेस इस्लाम की जंक्शंस के मुताबिक तज़किया तो शहूद पे पूरा उतरेंगे और फिर केस को साबित करते हैं तो जाके किसास की डेथ एज किसास उस बंदे को दी जाएगी, उस एक्यूज़ को दी जाएगी। सो ये दो रिक्वायरमेंट है, अगर ये पूरी होगी, इनमें से कोई एक भी पूरी होगी तो ही डेथ एज किसास दी जाएगी, जो कि 302 में ए में बताई गई है। बी, पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताज़ीर, यहाँ पे भी डेथ है, सेकंड जो ऑप्शन है उसमें भी डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद है, बट नॉट एज किसास, यहाँ पे एज ताज़ीर उसको डेथ दी जा सकती है। हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, if the proof in either of the forms specified in section 304 is not available, ये वही बात आ गई, यानी अगर तो सेक्शन जो 304 है उसमें बताया गया या तो वो कन्फेशन कर लेता है या केस प्रूव होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर, तो उसको डेथ एज किसास मिलेगी। बट अगर ना तो वो कन्फेशन कर रहा है ना वो केस प्रूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, तो फिर उसको एज ताज़ीर डेथ दी जाएगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। केस तो प्रूव हो रहा है बट अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल प्रूव नहीं हो रहा, यानी तज़कियातुश शहूद वगैरह उसके मुताबिक नहीं आ रहा, तो डेथ फिर भी मिलेगी बट एज ताज़ीर या उम्र कैद। अब यहाँ पे एक लाइन इसमें यूज़ की गई थी, हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब इसका मतलब ये है कि केस तो प्रूव हो रहा है, ये तो पता लग रहा है कि इसने कत्ल किया है, ये साबित हो चुका है, बट कुछ ऐसे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें उसको डेथ नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद दे दी जाती है। अब इसकी मिसाल दे देते हैं। फॉर इंस्टेंस जो उसने एक मोटिव लिखा था वो अगर प्रूव नहीं हुआ कि किस वजह से उसने ये मर्डर किया है, इस सूरत में ये मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस है तो लाइफ उसको इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी, डेथ नहीं दी जाएगी। या फिर कोई केस है अगर सडन फाइट का, अचानक लड़ाई हो जाए, तो इस सूरत में भी ये मिटिगेशन सर्कमस्टांसेस है, लाइफ दे दी जाएगी। फिर कोई प्रोवोकेशन उसको दी गई है, कोई इश्तियाल दिलाया गया जिस वजह से उसने उसका कत्ल कर दिया, ये भी मिटिगेशन सर्कमस्टांस है। कत्ल तो उसने कत्ल अमद किया है बट थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ जाती है कि लाइफ दे दी जाती है, डेथ नहीं दी जाती। इसके अलावा कोई अगर उसने प्री मेडिटेशन नहीं की हुई, अचानक लड़ाई हो गई है, ये सारी बातें अगर होंगी तो ये हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं, इस किस्म की बातें होंगी तो उसको डेथ नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है। ज़्यादातर केसेस में सज़ाएँ 302 ए में तो मुश्किल होती हैं, केस उन दोनों जो 304 की रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें पूरा नहीं आते, तो इसलिए हमेशा बी में ही डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। अब नेक्स्ट वन इज़ थर्ड ऑप्शन जो कोर्ट के पास है, सी में, पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 25 years where according to the injunctions of Islam punishment of qisas is not applicable। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर तो किसास एप्लीकेबल नहीं है, जो कि सेक्शन 306 में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो कोर्ट एक्यूज़ को पनिश कर सकती है, उसको 25 years तक की इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकती है, यानी 25 साल तक की सज़ा दे सकती है, उससे कम भी दे सकती है, 14 साल दे सकती है, 10 साल दे सकती है। ये केस के फैक्ट्स के
पे डिपेंड करता होता है। अब यहाँ पे अगर तो किसास एप्लीकेबल ही नहीं हो रही तो फिर यहाँ पे 25 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। तो 302 में ये 3 ऑप्शंस कोर्ट के पास होती हैं, इनके मुताबिक ही कोर्ट कत्ले अम्द के केस में एक्यूज़ को कन्विक्ट बंदे को सज़ा देती है। क्लॉज सी के साथ एक प्रोवाइज़ो भी ऐड की गई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहती है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज, यानी क्लॉज सी में जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 25 ईयर्स तक की सज़ा देनी है अगर किसास एप्लीकेबल नहीं होता। shall apply to the offense of कत्ले अम्द if committed in the name or on the pretext of honor, यानी अगर जो कत्ले अम्द किया गया है वो वहाँ पे किसास तो एप्लीकेबल नहीं हो रही, बट वो कत्ल गैरत के नाम पे किया गया है, जैसे कारोकारी, स्याहकारी, इस किस्म के मैटर से रिलेटेड कत्ले अम्द अगर किया गया है, लेकिन अगर उस पर किसास एप्लीकेबल नहीं हो रही, एंड the same shall fall within the ambit of clause A or clause B as the case may be, तो फिर क्लॉज सी के अंडर उसको 25 ईयर्स तक की सज़ा नहीं देनी, उसको क्लॉज ए यानी डेथ एज किसास देनी है, या फिर क्लॉज बी के मुताबिक डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज ताज़ीर देनी है, इससे कम नहीं सज़ा देनी। अगर गैरत के नाम पे किसी ने कत्ल किया हो और किसास एप्लीकेबल ना हो रही हो, लेकिन अगर गैरत के नाम पे किसी ने कत्ल किया है तो उसको क्लॉज ए या क्लॉज बी में ही सज़ा देनी है, सी में नहीं देनी। यानी वो जो 25 साल तक वाली रियायत है ना, वो उसको नहीं मिलेगी अगर गैरत के नाम पे कत्ल किया है। तो ये था सेक्शन 302 पनिशमेंट ऑफ कत्ले अम्द। सेक्शन 303 कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम और इकराह नाकिस। अब हमने इकराह ताम और इकराह नाकिस को ऑलरेडी डेफिनेशंस में डिस्कस कर लिया। यानी इकराह ताम ये होता है कि किसी बंदे को या उसके स्पाउस को या उसके किसी ब्लड रिलेशन को ये धमकी देना कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा या इनके जिस्म का कोई हिस्सा काट दूंगा या इनके साथ रेप कर लूँगा, इस किस्म की धमकी दे के किसी बंदे से अगर कोई कत्ल करवाता है, कोई काम करवाता है, तो उसको इकराह ताम कहते हैं। अगर इस किस्म की धमकी दे के उस बंदे से अगर कत्ल करवा लिया जाए तो 303 में पनिशमेंट्स बताई गई हुई हैं। इकराह ताम और इकराह नाकिस के अंडर अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो तो उसकी क्या सज़ा है। Whoever commits कत्ल ए अंडर इकराह ताम, यानी इस दबाव में आके, इकराह ताम के दबाव में आके उसने कत्ल कर दिया, shall be punishment with imprisonment for a term which may extend to 25 years but shall not be less than 10 years। तो जिस बंदे ने, जिसको धमकी दी गई थी, जिस पे दबाव डाला गया था कि आप कत्ल करो वरना मैं आपको मार दूंगा, आपकी वाइफ को मार दूंगा या आपके किसी ब्लड रिलेशन को मार दूंगा या उनके साथ रेप कर दूंगा, तो उस दबाव में आके जिस बंदे ने कत्ल कर लिया उसको 25 साल तक की सज़ा हो सकती है, बट कम से कम 10 साल होनी है। 10 साल से नीचे नहीं होगी, 10 साल से ऊपर और 25 साल के दरमियान या 25 साल तक की उसको सज़ा होगी। और एंड द पर्सन कॉजिंग इकराह ताम, और जिस बंदे ने ये धमकी दी थी, ये दबाव डाला था कि मैं आप ये कत्ल करो वरना मैं ये सब कुछ करूँगा, शैल बी पनिश्ड विद द काइंड ऑफ कत्ल कमिटेड एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज इकराह ताम। तो जिस किस्म का कत्ल होगा ना, उस किस्म की सज़ा उस दबाव डालने वाले को बंदे को मिलेगी। कत्ले अम्द अगर हो गया तो फिर उसको कत्ले अम्द की सज़ा, यानी जिस किस्म का भी कत्ल एज ए कॉन्सिक्वेंस हो गया उसकी सज़ा उस दबाव डालने वाले बंदे को होगी। बी में ये बताया गया कि अगर किसी ने कत्ल इकराह नाकिस की दबाव में आके डाल दिया। बी अंडर इकराह हूएवर कमिट्स कत्ल अंडर इकराह नाकिस शैल बी पनिशमेंट फॉर द काइंड ऑफ कत्ल कमिटेड बाय हिम। तो उसने जिस किस्म का कत्ल किया, जिस भी काइंड का कत्ल किया है, उसको सज़ा मिलेगी जिसने कत्ल किया है।
एंड द पर्सन कॉजिंग इकराह नाकिस, और जिसने उस पर दबाव डाला था, जिसने उसको धमकी दी थी जो कि इकराह ताम नहीं थी, किसी और किस्म का दबाव डाला था, मसलन मैं आपका बिज़नेस ख़त्म कर दूंगा, मैं आपके घर को आग लगा दूंगा, मैं आपकी गाड़ी को आग लगा दूंगा, मैं आपका दफ्तर तबाह कर दूंगा, इस किस्म की धमकी दी कि फ़लाने बंदे को जाके मारो, और उसने मार दिया, उस बंदे को शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो उसको 10 साल तक की सज़ा होगी। अब यहाँ पे 2 बातें नोट करने वाली हैं। इकराह ताम सीरियस काइंड ऑफ नेचर ऑफेंस है। अब ये देखें ना, आप किसी पे उसकी फैमिली से रिलेटेड आप इस किस्म के दबाव डाल रहे हैं कि मैं उनको मार दूंगा या मैं उसको उनके साथ रेप कर लूँगा, अगर इस किस्म के सीरियस थ्रेट हैं, आप किसी को फैमिली मेम्बर को अगवा करके इस किस्म की किसी बंदे पे दबाव डालते हैं और वो कत्ल कर देता है, तो ये एक सीरियस मैटर है। अब यहाँ पे जो दबाव डालेगा, जो दबाव डाल रहा है उसको ज़्यादा सज़ा है, और जिसने डाली है उसको 10 से 25 साल तक की है। बट इकराह नाकिस में अब इतने सीरियस थ्रेट नहीं होते। अब आप किसी को ये धमकी दे रहे हो कि मैं आपके घर तबाह कर दूंगा या ऑफिस तबाह कर दूंगा, और आप फलाने बंदे को जाके मारो, और उससे जाके मार दिया। इसमें जो कत्ल करने वाला है उसको ज़्यादा सज़ा है, और जिसने जो दबाव डाला था उसको सिर्फ 10 साल की सज़ा है। सो इकराह ताम और इकराह नाकिस ये है 303 में बताए गए। अब सेक्शन 304 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसको 302 के साथ कि प्रूफ ऑफ कत्ले आम कि 2 ही कंडीशन है, या तो वो कन्फेशन करे तो लाइबल टू केसास होगा, या फिर उसने अंडर आर्टिकल 17 केस प्रूव हो गया। सेक्शन 305 वली, इन केस ऑफ कत्ल द वली शैल बी, यानी वली कौन कौन होंगे कत्ल के केस में। ए द हेयर्स ऑफ द विक्टिम अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल लॉ, यानी उसके जो कानूनी वारसान होंगे, लीगल हेयर्स होंगे, वो उसके वली होंगे मरने वाले के अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ, जिनमें विरासत जानी होती है, जो लीगल हेयर्स होते हैं वो वली होंगे। बट shall not include the accused or convict in case of कत्ले अम्द if committed in the name or on the pretext of honor। लेकिन यहाँ पे एक बात उन्होंने ऐड कर दी कि वो बंदा वली कंसिडर नहीं होगा जो खुद किसी उसने कोई कत्ल किया उसका एक्यूज़ हो या कन्विक्ट हो चुका, उसको डिक्लेयर कर दिया गया हो कि उसने कत्ल किया और वो कत्ल उसने गैरत के नाम पे किया हो, फिर वो बंदा वली नहीं बन सकता। या एक्यूज़ हो कत्ल अम्द का जो कि उसने गैरत के नाम पे किया है, या उसके में उसको सज़ा होगी हो, कन्विक्ट हो, वो बंदा वली नहीं बन सकता। बी द गवर्नमेंट इफ़ देयर इज़ नो हेयर, अगर उस बी में ये बता दिया गया अगर उसका कोई वारिस नहीं है, कोई उसका लीगल हेयर नहीं है, तो गवर्नमेंट उसका वली होगी। अब यहाँ पे वर्ड गवर्नमेंट यूज़ किया, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जहाँ पे भी वर्ड गवर्नमेंट आएगा तो हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझना है, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी वो उसकी वली होगी अगर उसका कोई लीगल हेयर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही जी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन 306 से आगे कंटिन्यू हम रखेंगे कत्ल सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।